नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। सीरीज में हम लोग अपना देख रहे थे जो क्विक रिवीजन सीरीज को देख रहे थे और साथ ही साथ PYQ को भी हम देख रहे थे। क्विक रिवीजन सीरीज से क्या तात्पर्य है? इस सीरीज से केवल सिर्फ ये तात्पर्य है कि हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का रिवीजन कर रहे हैं, ना कि हम उसको पढ़ रहे हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ और हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। किस चीज का रिवीजन कर रहे हैं? इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने का मात्र एक कारण है कि आने वाली परीक्षा जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का सेक्शन जो है, क्वेश्चन के सेक्शन वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें अधिकतर क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरओ में फैक्चुअल आते हैं। इस सीरीज जो क्विक रिवीजन सीरीज है, इसमें हम तीनों परीक्षाओं के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको उस सीरीज में कि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे टैकल किया जाएगा, ये देखेंगे वो सीरीज में। ये देखिए, इसलिए देख रहे हैं हम, इसलिए देख रहे हैं। अब इसके बाद कल हमने जो अपना रिवीजन किया था, वह रिवीजन जो किया था वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए रिवीजन किया था। आज हम उसी के आगे रिवीजन करेंगे। लेकिन रिवीजन करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम क्विक रिवीजन सीरीज के स्टार्ट किए हैं अभी, ये आज हमारा दूसरा लेसन है। इसके साथ साथ हम इसमें जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, वैसे ही हम इसमें इकोनॉमिक्स भी लाएंगे। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम पॉलिटी भी लाएंगे, पॉलिटी के साथ साथ हम हिस्ट्री भी लाएंगे, आर्ट एंड कल्चर लाएंगे। ऐसे सब क्विक रिवीजन के लिए लाएंगे। अलग अलग नोट्स से, जो अलग अलग सोर्सेज हैं, उनसे हम उसको टकल करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए हमने अक्टूबर मंथ की जो विजन मैगजीन थी, जो स्टेट परीक्षा और यूपीएससी परीक्षा के लिए सबसे अच्छी मैगजीन मानी जाती है, उसको हमने हिंदी में कवर किया है, एक लाइन बाय लाइन कवर किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कल तक हम लोग ने लास्ट जो डायग्राम देखा था वह ये वाला डायग्राम देखा था, जो खाद्य श्रृंखला का था, ये डायग्राम देखा था। आज हम इसके आगे चल रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे? हम देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर का जो पिरामिड होता है, वो आपका देखेंगे ऐसे त्रिभुजाकार का होता है। इसमें सबसे नीचे स्थल पे देखेंगे ज्यादा लोग होंगे, फिर कम होते ही चले जाएंगे धीरे धीरे। तो पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी की परिभाषा हमने इससे पहले लेक्चर में बताई थी कि ऐसी जगह होती है जहां अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच अंतर संबंध होता है, वह पारिस्थितिकी कहलाता है। अब उसी पारिस्थितिकी का पिरामिड कैसा होता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड खाद्य स्तर को एक मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश है। किसी भी पिरामिड में कुल 4 से 5 स्तर होते हैं। याद रखना है कि पिरामिड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पिरामिड में 10 लेवल होते हैं, 8 लेवल होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पिरामिड में, पारिस्थितिकी का कोई भी पिरामिड हो, 4 या 5 से ज्यादा स्तर नहीं होते हैं। उसके बाद है तालाब का जैव भार पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि जो जैव भार है पिरामिड का, हाँ, वो भी तालाब का, वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? ये हमेशा उल्टा बनता है। इसके पीछे आइए एक रीजन देख लेते क्यों उल्टा बनता है। अगर मैं इसको यहाँ रफ कर दूं, ये पिरामिड को, ये तो सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड है। उल्टा देखते हैं। तालाब में क्या होता है? ढेर सारी मछलियां होती हैं, ये देखिए। फिर उनको खाने वाली कुछ ज्यादा मछली, जो बड़ी मछली होती है, वो कम संख्या में होती है, फिर उनसे बड़ी कम संख्या में होती है, और फिर ये तरह आता है। इसीलिए जो हमारा तालाब का जो पिरामिड होता है, वह सदैव कैसा होता है? वह सदैव उल्टा होता है। बस ये याद रखना है कि जो तालाब का जैव जैव पिरामिड होता है, कैसा होता है? वह उल्टा होता है। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। ये एक चित्र आप ध्यान रखिएगा कैसा होता है। इसमें है
कि संख्या का पिरामिड, जो संख्या के आधार पर पिरामिड बनेगा। पिरामिड 3 आधार पर बनता है। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि पिरामिड 3 प्रकार के बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 ऐसे करके आएगा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिरामिड जो होता है वह होता है संख्या का पिरामिड। दूसरा पिरामिड होता है वह जैव भार का पिरामिड। और तीसरा आप देखेंगे वह होता है ऊर्जा का पिरामिड। याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा कैसे, लेकिन एक फैक्ट के रूप में आप ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। वहीं आप देखेंगे तो जो तालाब का जैव भार होता है वह कैसा होता है, वह हमेशा उल्टा होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब जो ये चित्र है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला है संख्या का पिरामिड। संख्या के पिरामिड में देखेंगे यह सीधा उड़ता है, उल्टा और परजीवी होता है, और रैम रैम के अनुसार भी, रैम मॉडल के हिसाब से भी होता है, जो ये ऐसे दिया हुआ है, ये देखिए। हाँ, सीधा पिरामिड कैसा होगा, घास होगा, कीड़ा होगा, मेढक होगा। यानी सबसे ज्यादा लेवल पे आप क्या देखेंगे, घास देखेंगे। कि घास को कौन खाएगा, घास को कीड़ा खाएगा, कीड़ा को कौन खाएगा, वो मेढक खाएगा। इस तरह ये संख्या, जिसमें संख्या बल सबसे ज्यादा होती है। मान लीजिए घास की संख्या बहुत ज्यादा है, हाँ, उसके बाद कीड़े की जो संख्या उससे कम है, फिर उसके बाद देखेंगे आप मेढक की संख्या उनसे कम है। तो कैसा हो गया ये, इस संख्या क्या था कि जिसकी सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे नीचे स्थल पे होगा। तो कैसा हो गया, ये संख्या का पिरामिड हो गया। फिर उल्टा परजीवी पिरामिड क्या होता है, इसमें देखेंगे जीवाणु होंगे बहुत ज्यादा, ऊपर के लेवल पे जीवाणु बहुत ज्यादा, फिर नीचे देखेंगे झाड़ी होंगे। तो ये जो है ऐसे होके ये ऐसे आता हुआ रहेगा आपको, ये उल्टा पिरामिड होगा। फिर आप रैम्स वाला जो देखेंगे, ये तो आपको ट्री के अनुसार, जो क्रिसमस ट्री आता है उसके अनुसार होता है। अब इसको रफ कर देता हूँ कि इसकी जगह थोड़ी छोटी है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, कलर में येलो ले लेता हूँ। देखिए, हाँ सही तो चलो, नहीं येलो नहीं, ब्लैक ही सही है। अब है जैव भार का पिरामिड। जैव भार का मतलब किसी जीव का जो भार है, उसके अंदर जो जैविक भार है वही उसका जैव भार है। संख्या का पिरामिड उल्टा सीधा कैसे बन सकता है, जैव पिरामिड कैसा होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा सीधा, दूसरा होगा उल्टा। वही ये देखिए, घास, कीड़ा, मेढक, यही वाला ऑप्शन देखिए इसमें भी दिया हुआ दोनों में, ये सीधा बन रहा है। जब पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है, लेकिन वहीं जब आप उल्टा में देखेंगे तो तालाब आएगा। तालाब में कैसा आएगा, तालाब में हमेशा वो जो होगा वो उल्टा आएगा। देखिए, जीव भार, जीवाणु सबसे ज्यादा है तालाब में, फिर उसके बाद झाड़ियां हो जाएंगी, तो वो जो होगा नीचे चलता चला जाएगा। इसलिए जैव भार का जो पिरामिड होगा वह हमेशा उल्टा और सीधा दोनों होगा, लेकिन हमेशा उल्टा होगा, वह होगा तालाब के केस में। हो सकता है प्रश्न ऐसे बन के चले आए कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, फिर उसके बाद बन जाए कि जैव जैव जो जैव भार का पिरामिड होता है वो सदैव उल्टा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि सदैव उल्टा नहीं होता है, केवल तालाब के मामले में उल्टा होता है, अदरवाइज ये उल्टा नहीं होता है। ऐसे फैक्ट याद रखने हैं, ऐसे फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीलिम्स, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ में, तीनों में फैक्ट आते हैं। ऐसा कोई नहीं जो ये कह दे कि फैक्ट नहीं आते हैं, फैक्ट जरूर आते हैं। और भले ही यूपीएससी में फैक्ट जो रहेगा वो वन लाइनर से बना के दे देगा, कोई ऐसे स्टेटमेंट लिख देगा, उसके बाद उसमें हल्का सा चेंजेस करेगा जिससे वो फैक्ट के बीच में रहेगा और वो जो कि गलत हो जाएगा आपका। हाँ, और यूपीपीसीएस और आरओ में सीधा क्वेश्चन बनाए, उसमें बोल देंगे कि क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि जैव भार के अनुसार, जैव भार का जो पिरामिड होता है तालाब का वो सदैव सीधा होता है। हाँ, उसमें कथन गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। ऐसे मतलब या फिर सीधा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि 2018 वाला प्रीलिम्स जब आप देखेंगे यूपीपीसीएस को, मुझे याद आ रहा है, उसमें पूछा था ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड पूछा था, तो ऊर्जा का पिरामिड हमें सीधा बनता है, वो सीधा वन लाइनर ही क्वेश्चन था। ऐसे ही यूपीपीसीएस आरओ में भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। और जब आप यही को, इसी चीज को जब आप लाइन लाइन में पढ़ना पसंद करेंगे या फैक्ट और कॉन्सेप्ट को जोड़कर पढ़ेंगे तो वो यूपीएससी में आ जाएगा। हम कॉन्सेप्ट की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं हम उसकी क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे,
लेकिन अभी हमारी ज़रूरत जो है मार्च में आपका कहते हैं यूपीपीसीएस है, उसके बाद फरवरी में ही आपका कहते हैं आरओ है। तो ध्यान रखना है, इसमें जो है आपको फैक्ट ज़्यादा पढ़ना है। इसी फैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने पूर्वालोकन सीरीज भी इसी चैनल पे अपने स्टार्ट की है, जिसमें हमने पॉलिटी साथ-साथ सॉरी कहते हैं ज्योग्राफी और साइंस, ये तीनों की हम कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, इस सभी में लगभग 15-20 वीडियोस बन चुके हैं, आप उसको देखिए, वो अपडेटेड्स हैं और उसको पढ़िए, क्योंकि उन्हीं के साथ ही आपका आरओ प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा यूपीपीसीएस का। और जो कॉन्सेप्ट बेस होगा उसके लिए हम लाएंगे हर एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम टू मैक्स, जो प्रीलिम्स क्लास होगी वो 15 से 20 वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे कि हम पूरा पोथी पत्रा लेके बैठ गए पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट ही उसमें खबर होंगी। अब उसके आगे हम देखते हैं, तीसरा जो है वो है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? सदैव सीधा होगा। ये भी एक याद रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कारण क्या है? ऊर्जा के ऊपर जाने पर ह्रास होता है। इससे पहले भी क्लास आपको याद हो तो हमने उसमें लिंडमैन का नियम बताया था, जिसमें बताया था लिंडमैन के नियम पर कि 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो कैसा होता है? जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो ऊर्जा धीरे-धीरे घटती जाती है। जब घटती जाती है तो एक सिरे पे जाके वो क्लोज हो जाती है। तो उसी को ही कहते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। तो हमने पारिस्थितिकी पिरामिड का जो स्ट्रक्चर था वो देख लिया। याद रखिए, आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इस स्लाइड को आप बार-बार देखिए। फोटो मेमोरी जो होती है, फोटो मेमोरी जो हमारे माइंड में होती है, वो एग्जाम में हमेशा ध्यान आती है। रटने से अच्छा है कि आप चीजों को देखिए, बार-बार देखिए, नहीं यार तो लिख लीजिए, एक बार लिखने के बाद देखिए, उसके बाद जरूर ही आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं इकोटोन व इकोटोन व कगार प्रभाव। थोड़ा मेरी जबान अटक गई। इकोटोन व कगार प्रभाव को देखेंगे। अब देखेंगे, दो भिन्न जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। किसी तनाव क्षेत्र की अनोखी विशेषता, जैसे पशुओं की जनसंख्या, पौधे की किस्म, पौधे के किस्म आदि कगार प्रभाव कही जाते हैं। इकोटोन से तात्पर्य समझिए क्या होता है। इकोटोन मान लीजिए दो जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र, ये हो गया मानव का क्षेत्र। फिर आप देखेंगे ये हो गया आपका पशुओं का क्षेत्र, ये हो गया पशुओं का, मैं माउस से बना रहा हूं, मेरे पर वो पैड नहीं है। और ये हो गया आपका, ये पशु हो गया, ये हो गया मानव। अब इन दोनों का जो ये बीच वाला क्षेत्र होगा, जहां दोनों एक दूसरे को हस्तक्षेप करेंगे, दोनों का क्षेत्र, ऐसे मान लीजिए गौशाला। गौशाला क्या होगा? जहां मानव भी अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए उस पर निर्भर होगा, उस क्षेत्र पर, और पशु जो होगा अपनी जीविका उपार्जन के लिए, मतलब कि पशुओं को खाना वाना खाने के लिए, वो भी उस क्षेत्र, दोनों का जो मिलेगा गौशाला में, वो कहलाएगा इकोटोन। तो यही उसमें समझाना चाह रहा है ये, कि रफ करते हैं। हाँ, अब इसमें ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि दो विभिन्न जीव, याद रखिएगा, एक से जीव ने दो विभिन्न जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र, यानी कि जो हमारा गौशाला था, वो इकोटोन कहा जाता है। इसी तनाव क्षेत्र की अनोखी विशेषता होती है। इकोटोन की एक अनोखी विशेषता भी होती है कि पशुओं की जनसंख्या भी होनी चाहिए वहां पास। फिर अगर पौधे हैं तो पौधे की कई किस्में भी होनी चाहिए, तो यही उसका प्रभाव कहलाता है। अब हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे कि इसका एक फोटो मेमोरी देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करूंगा मैं ऐसी स्लाइड बनाऊं जिसमें सबसे पहले मैं पढ़ लूं, मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक प्रोवाइड कराऊंगा जो होगा आपका फोटो मेमोरी के काम पर। ये स्लाइड देखिए, इसमें बताया हुआ है इकोटोन। ये देखिए दो अलग अलग क्षेत्र हो गए, उनके बीच जो मध्य क्षेत्र बन रहा है, संक्रमण क्षेत्र, वो है इकोटोन। इकोटोन व कगार प्रभाव देख लेते हैं। घास, वन व घास के मैदान के मध्य, जैसे उल्लू, ऐसे एक वन हो गया, वन का मैदान हो गया, फिर घास का मैदान हो गया, उन दोनों के बीच जो संक्रमण क्षेत्र बन रहा है, वहां आ गया उल्लू, तो वो क्या हो गया, वो इकोटोन के क्षेत्र में आ गया। अब सॉफ्ट सॉफ्ट बॉटम व हार्ड बॉटम के मध्य आ जाना, ज्वार नदमुख या आर्द्र भूमि। ऐसे देखिए, ज्वार नदमुख देखेंगे, वो जो हमारे भारत का डायग्राम देखेंगे, इधर बनाते हैं, मान लीजिए भारत है ये एक,
भारत का लगभग ऐसे होता है, लेकिन एक बस प्रायद्वीपीय भारत मान लीजिए। अब यहाँ से नर्मदा, ताप्ती, महानदी जो गिर रही हैं, वो क्या बनाती हैं? वो ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि बहुत तीव्रता के साथ गिरती है। अब ये वाला जो क्षेत्र होगा, मैं रेड पेन से करता हूँ, ये वाला क्षेत्र वो क्या होगा? वो इकोटोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास आप देखेंगे समुद्री प्रवाह यानी समुद्री जलीय जीव या जलीय क्षेत्र आ जाएगा और ये स्थलीय क्षेत्र आ जाएगा। इन दोनों के बीच संक्रमण क्षेत्र क्या हो गया? वो हो गया इकोटोन आपका। ये उसी की बात हो रही है कि ये हो गया इकोटोन। मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। ऐसे ही आप देखेंगे आर्द्र भूमियों के बारे में। आर्द्र भूमि में क्या होंगे? वो हमारे भारत में आती हैं अधिकतर आर्द्र भूमियां, देखेंगे आप, वो आती हैं आपकी पूर्वी घाट की तरफ। तो यहाँ पास क्या होता है आर्द्र भूमि में? यहाँ जो नदियां होती हैं वो मध्यम गति से आराम से प्रवेश करती हैं समुद्र में, तो वहां वो आर्द्र भूमि का क्षेत्र बनाती हैं। जैसे यहाँ आप कच्छ के रन में भी देखेंगे आर्द्र भूमि का क्षेत्र आएगा, तो वो भी एक इकोटोन प्रभाव के अंतर्गत आता है। आप ध्यान रखिएगा कि इकोटोन के प्रभाव में ज्वार नदमुख भी आता है, इकोटोन के प्रभाव में आप कहते हैं आर्द्र भूमि भी आता है, सॉफ्ट बॉटम और हार्ड बॉटम भी आते हैं साथ ही साथ। फिर वह घन मतलब वन और घास के मैदान के बीच जो एक जाति आ जाए वो भी होती है। अब देखेंगे जीव उत्पत्ति क्रम। जो जीवों की उत्पत्ति है उससे रिलेटेड हम क्रम को देखेंगे। हाँ, सबसे पहले जो आया था मछली, मछली से बना एम्फीबिया, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी। जो टॉप क्लास में बैठा हुआ जीवों के क्रम में इस समय कौन है? वो स्तनधारी है। प्रारंभ किससे हुआ? वह हुआ जीवों का मछली से। इस डायग्राम को के अनुसार कैसा हुआ? मछली से हुआ। अब देखते हैं सहयोजिता। ये एक दूसरे के लिविंग, जब दो अलग अलग प्रजातियों की लिविंग को लेकर एक प्रकार से इसकी जो भूमिका होती है उसको कहते हैं सहयोजिता। इससे भी क्वेश्चन आया है। लता, अधिपात, अधिजंतु। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है उसके ऊपर दूसरी कोई लता बन जाए, वह किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचा रही, तो क्या कहलाएगी? वह सहयोजिता कहलाएगी। अब सहजीविता क्या होगा? उसमें क्या आएंगे? उसमें आएंगे लाइकेन, माइक्रोराइज और पशुओं व जंतु प्रकरण आएंगे। ये याद रखिएगा, सहजीविता और सहजीवी ये क्या है ये देखेंगे आप। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परजीविता। परजीविता इसे जोंक, मतलब कि परजीविता किसी अपने जीवन के लिए किसी के जीवन के ऊपर निर्भर रहना। क्या होगा? जोंक। जोंक जैसे खून चूसता है, से वो परजीविता, किसी के जीवित के लिए किसी और के लिए जो निर्भर रहना वो परजीविता। परभक्षण जैसे कीट भक्षण पौधे, जैसे नाइट्रोजन की कमी के कारण जो कीट भक्षे बहुत से पौधे होते हैं जो आपको कहते हैं अफ्रीका के जंगलों में देखने को मिल जाएंगे, या आपने बहुत सी ऐसे हॉलीवुड मूवी देखी होंगी जिसमें दिखाया होगा बड़े बड़े पत्ते हैं, हालांकि ऐसे होते नहीं है लेकिन एक उसी तरह छोटे छोटे होते, कोई जीव उस पे आकर बैठा, वो अपने मुंह खोल के सीधा उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो किस लिए करते हैं? वो करते हैं कीट नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? समुद्री वातावरण के मुख्य उत्पादक मुख्य उत्पादक पादप प्लावक, और उसके बाद देखेंगे जो फोटो होंगे, फिर होंगे पारिस्थितिकी चक्र में तत्वों का चक्रण भू जैव भू रासायनिक चक्र है। तो इससे क्या पता है? हाँ, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में भी वही आ गया है आपका। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे आप, पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है। पर्यावरण के बारे में एक हेडिंग दी हुई है, मतलब कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है ये पूछना चाह रहा है। फिर इसमें देखेंगे पर्यावरण, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इसकी परिभाषा क्या होता है। एक पर्यावरण की कई, मान लीजिए कई परिभाषाएं दे दें, उसमें से मतलब कि पर्यावरण ये है, पर्यावरण ये है, सब बोल, तो उसमें जो सबसे सटीक परिभाषा होगी वो ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण की एक बार परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। तो ये वही है, जीवों के चारों ओर घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या कहलाता है? जो जीवों के जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, जो जीवों को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, वही उसका पर्यावरण कहलाता है। यह गतिशील निकाय होता है, या कैसा होता है? यह एक गतिशील निकाय होता है। इसमें क्या होता है पर्यावरण में? पर्यावरण मतलब होता है परिधन आवरण, दैट्स कॉल्ड टू पर्यावरण कहलाता
है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पर्यावरण के बारे में। यार रुक गया यार, समस्या सी नजर आ रही है, वीडियो हट गया है। अब आएगा पर्यावरण। पर्यावरण जीवों को चारों ओर घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण मतलब क्या होता है? परिधन आवरण। यह एक गतिशील निकाय होता है। हो सकता है प्रश्न ऐसे बन जाए, पर्यावरण एक अगतिशील निकाय है क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पर्यावरण सदैव कैसा होता है? गतिशील निकाय होता है। अब इसमें जो डायग्राम दिया वो देख लेते हैं। अब डायग्राम में क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण क्या आएगा? जलमंडल आएगा, वायुमंडल आएगा, स्थलमंडल आएगा। जलमंडल में क्या आएगा? हिमनद, झील, नदी, सागर, तालाब, ये सब किस में आएंगे? आपके जलमंडल में। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल आएंगे। फिर आप देखेंगे जल जीव मंडल। जीव में कौन कौन आएंगे? जंतु और पौधे दोनों आएंगे। फिर स्थल मंडल आएगा। स्थल मंडल में क्या आएगा? वो आएंगे पर्वत, पठार, मरुस्थल, दलदली क्षेत्र, सब कुछ किस में आएंगे? ये स्थल मंडल में आएंगे। इन चारों मंडल को अगर हम मिला देंगे, ये देखिए, ये चारों मंडल मिल गए तो क्या बन गया? पर्यावरण बन गया। और इन पर्यावरण कैसा निकाय होता है? ये एक गतिशील निकाय होता है। इसको रफ कर देते हैं। अब हम देखेंगे इसके आगे पर्यावरण के संगठक, मतलब पर्यावरण कैसे कैसे चीजों से मिलकर बना होता है, उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए आवश्यक होता है संगठक। कैसे कैसे संगठक उसके आवश्यक है? वो है जैविक, अजैविक और उसके बाद ऊर्जा। जैविक है, अजैविक है और ऊर्जा है। जैविक में क्या है? सूक्ष्म जीव, पादप, मानव, जंतु। अजैविक में क्या है? जल, थल, वायु, खनिज। मतलब अजैविक घटक ऐसे हैं जिनके अंदर जीव ना हो। वहीं जैविक घटक में क्या होंगे? वो सूक्ष्म जीव होंगे, पादप होंगे, शैवाल होंगे, मानव होंगे, जंतु होंगे, तो वो जैविक घटक में आएंगे। पेड़ पौधे सब कुछ जैविक घटक में। अजैविक घटक में कौन आएंगे? वो आएंगे और जल आएंगे, थल आएंगे, वायु आएगा, खनिज आएगा, सब कुछ जो है वो अजैविक घटक में है। फिर ऊर्जा। अब ऊर्जा भी तो एक घटक है ना, कि पर्यावरण हमारे पृथ्वी के निर्माण, क्या मतलब पृथ्वी पे जीवन के निर्माण के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता थी। हर एक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण एवं एवं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संगठक में से एक है। वो है ऊर्जा। ऊर्जा थी तभी जैविक और अजैविक घटक का आपस में मिलन हो पाया। मतलब ये दोनों जैविक और अजैविक घटक की उत्पत्ति होने का मूल कारण क्या थी? कि पृथ्वी पर ऊर्जा आ रही थी, तो इसका मूल कारण था ये। इसको रफ कर देते हैं। तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो ये हो गया ऊर्जा हमारा। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे? वायुमंडल के बारे में देखेंगे। हाँ, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? वह है नाइट्रोजन है। कैसी है वह? नाइट्रोजन है। अब है वायुमंडल की गैस का क्रम कैसा है। सबसे पहले नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अक्सर परीक्षा में जब क्रम लगाने को आता है तो गलती हो जाती है। गलती के रूप में क्या होता है? लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं। याद रखना ऑर्गन है, याद रखना है ऑर्गन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आती है। पहला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम। नियॉन और हीलियम भी याद रखना है, क्योंकि क्रम से लगाने की बारी आ जाएगी, तो उसको ध्यान रखना है। आप देखेंगे वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए ऐसा बॉक्स में लिखा हुआ है कि वायुमंडल में हमारे जो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। ऊंचाई के क्रम में
ऊंचाई के क्रम में हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी पर जहाँ पाए जाने वाले वायुमंडलीय जो सतह होती है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या गड़बड़ हो? हाँ। अब देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, सबसे पहले क्या होता है क्षोभ मंडल, वह धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। फिर जो आएगा आपका वह आएगा ओजोन परत। ओजोन परत वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे समताप मंडल आएगा। समताप मंडल जो होगा वह 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई, मतलब कि क्षोभ मंडल जो ओजोन परत वो कभी कभी समताप मंडल और क्षोभ मंडल मतलब दोनों में ही पाई जाती है। फिर समताप मंडल के बाद 80 किलोमीटर तक क्या आएगा, वो आएगा मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल 400 किलोमीटर तक आयन मंडल आएगा। ये एक जो डायग्राफ है वो भी देखिएगा, याद रखिएगा कि क्या होगा, वह आएगा आयन मंडल। आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल, मतलब अंतरिक्ष के बाद जो लग जाता है वो आपका आएगा, वो बहिर्मंडल आएगा। आयन मंडल याद रखना है। आयन मंडल में जो हमारे रेडियो के कारण, मतलब रेडियो का संचार, जो दूर संचार या उपग्रह छोड़े जाते हैं वो अधिकांशतः इसी परत से टकरा के आते थे। पहले जब सैटेलाइट नहीं छोड़ी जाती तब ऐसे ही होता था कि नेविगेशन ऐसे जाता था, आयन मंडल में जो आयन होते थे टकरा के वापस हमें मिलता था। आयन मंडल पे ध्यान रखना है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। क्षोभ मंडल, ओजोन परत, अक्सर आपको ऑप्शन में ओजोन परत नहीं मिलेगी अगर क्रम से लगाने को आएगा, तो सबसे मिलेगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इस तरह से जो पृथ्वी के वातावरण में जो वायु वाला क्षेत्र होता है वो उसके बारे में ये है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बहुत तेजी से कंप्लीट करेंगे इसको, देखेंगे जैव विविधता। हाँ, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाला जीव वहां के पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहता है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवतीय रेखा के पास 7% उष्णकटिबंधीय वनों में एडमिक प्रजातियां, जो विशेष जीव के आधार पर भारत का विश्व में 11वां स्थान है। मतलब कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मान लीजिए एक रफली बनाते ये हमारा पृथ्वी हो गई, जो ये उष्णकटिबंधीय होगा उससे 7 डिग्री इधर तक मान लीजिए, 7 डिग्री इधर तक मान लीजिए, तो यहाँ जो जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ऐसा है, यहाँ आर्द्रता होने की वजह से यहाँ जो जीव होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनके उत्पत्ति की या उनके जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये जैव विविधता यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहाँ कई किस्म की जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये जैव विविधता कहलाती है। भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, वह 11वां स्थान है। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लाया गया, वह लाया गया सन 2000 में, याद रखना है। पूछ लेगा जैव विविधता अधिनियम कब का है, 2001 का है, 2002, 2003, 2004, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जैव विविधता अधिनियम कब आया था, वह आया था आपका 2002 में आया था। फिर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। अब उसके बाद देखेंगे जैव विविधता। जैव विविधता में क्या है, जीनी पे है, प्रजाति पे है और पारिस्थितिकी पर है। जीनी मतलब जीन पे आधारित क्या है, जीवों के स्तर पर है। प्रजाति में क्या है, आप देखेंगे पारिस्थितिकी स्तर पर है। फिर पारिस्थितिकी पर देखेंगे आप, वह क्या है, महाद्वीपीय स्तर पर है। अब देखेंगे हम जीवों का संरक्षण, मतलब जीवों का संरक्षण मतलब कोई जीव है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं या उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए 2 किस्म की विधि अपनाई जाती है, इन सीटू और एक्सीटू। याद रखना है, इन सीटू और एक्सीटू दोनों विधि का नाम याद रखना है आपको। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है इससे पहले भी। तो याद रखना है कि जीवों के संरक्षण के लिए कितनी विधियां होती हैं, जीवों के संरक्षण के लिए 2 विधियां होती हैं। पहला होता है स्वास्थानिक और दूसरा होता है परास्थानिक, यानी कि इन सीटू और आउट सीटू, यानी सॉरी एक्स सीटू होता है। इन सीटू में क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान होता है, अभ्यारण्य होता है, जैव विविधता क्षेत्र होते हैं और जंगल होते हैं। इन सीटू का मतलब ये होता है कि जो जीव है
वह उसका जो पर्यावरण है वही में उसको मतलब कि आरक्षित किया जा रहा है। मतलब जैसे टाइगर है तो टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व बना दिया गया। टाइगर रिजर्व तात्पर्य क्या है कि उसका वो अपना क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र तक में अपना घूमेगा। मतलब ये नहीं किया कि टाइगर को उठाया और कहीं अलग से चिड़ियाघर में रख दिया, नहीं, वो चिड़ियाघर जो होगा वो एक्स-सिटू हो जाएगा। बल्कि टाइगर को उसके ही पर्यावरण में छोड़ देना, उसके ही पर्यावास में छोड़ देना, हाँ, और उस पर्यावास को आरक्षित कर देना कि ये जो जंगल में यहाँ कहीं रोड नहीं जाएगी, मानव हस्तक्षेप नहीं होगा, तो वह कैसा होगा? वह स्वस्थानिक होगा, यानी कि इन सीटू में आएगा। इन सीटू में क्या-क्या ये पेपर में पूछा जा चुका है इससे पहले क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इन सीटू पूछा जाएगा उपयुक्त में से कौन सा या तो नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा कहते हैं इन सीटू का उदाहरण है, तो याद रखिएगा आपका इन सीटू में कौन कौन आएंगे? राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, अभ्यारण्य आएंगे, जैव विविधता क्षेत्र आएंगे और जंगल, ये इन सीटू के हैं। वहीं आउट सीटू में देखेंगे क्या होता है, ये कृत्रिम तरीके से बनाने की कोशिश होती है। मतलब कि जो जू हो गया, आपका चिड़ियाघर हो गया, वहां एक रख दिया गया लाके, वनस्पति गार्डन हो गया, जहाँ अलग-अलग पौधों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, क्योंकि वो जहाँ थी पर्यावरण में, जो अपने पर्यावास में थी, वो वहाँ पास लुप्त हो रही थी। तो उनको संरक्षित करने के लिए हमने एक अलग से मतलब कि अलग से जगह बना दी। हाँ, जीन बैंक्स हो गए, इस तरह की चीज़ होती हैं, जो कहीं से प्रजाति को उसके मूल निवास स्थान से उठाकर किसी संरक्षित क्षेत्र में रख देना। संरक्षित क्षेत्र भी कैसा हो? वो मानव द्वारा निर्मित हो, तो क्या होगा? वो एक्स-सिटू कहलाएगा। एक्स-सिटू में क्या आता है? वनस्पति उद्यान आते हैं, चिड़ियाघर आता है, नर्सरी आती है, हर्बेनियम आते हैं, बीज बैंक आते हैं, अंडे बैंक आते हैं, टिश्यूज कल्चर और क्लोनिंग आते हैं। ये आप देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीवों का संरक्षण कैसे होता है, दो प्रकार से, हाँ, इन सीटू और एक्स-सिटू के रूप में होता है। अब हम देखेंगे दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में आ चुका है, यूपीएससी में फैक्ट के रूप में आ चुका है, आरओ में पूछा जा चुका है कि 22 मई किस लिए मनाया जाता है, तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सन 2000 में जैव विविधता अधिनियम आया था, इससे पहले हमने आपको बताया था, कहाँ गई वो स्लाइड, ये देखिए जैव विविधता अधिनियम कब आया था? सन 2002 में आया था। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे घोषित किया था। कब किया था? 22 मई, 22 मई, 22 मई, याद रखना है, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन्यजीव जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रैमडेन एफ डेलमैन द्वारा 1968 में ईस्वी में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री बुक में किया गया। मतलब कि सर्वप्रथम जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रैमडन एफ डेलमैन ने किया था। डेलमैन याद रखिएगा, बस उसने किया था। कब किया था? 1968 में किया था। अगर पेपर बहुत टफ बनाना हो तो उसमें पूछ लेगा द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री, ये किसकी पुस्तक है? ये है रैमडेन एफ डेलमैन की पुस्तक है। रैमडेन एफ डेलमैन ने ही सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अब उसके आगे देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की मापक इकाई प्रजाति है। जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को मापना हो तो कैसे नापेंगे? उसमें पाई जाने वाली स्पीसीज यानी कि प्रजातियों के तौर पर मापेंगे। विश्व में कुल विश्व में कुल जैव विविधित तत्व स्थल की संख्या 34 है। मतलब पूरे विश्व में आप देखेंगे जैव विविधता स्थल जो है वो कितने हैं? उनकी जो अभी तक प्राप्त स्थिति है वह है 34। याद रखिएगा, विश्व में जैव विविधता की कितनी की संख्या है? वह है 34 है। उसके आगे हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब बनाया गया? ये बनाया गया 2010 को। ये भी बहुत ही फैक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब बनाया गया? वो बनाया गया 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? 2010 में, एनजीटी। पहला लेक्चर देखेंगे तो पहले लेक्चर की पहले स्लाइड देखिएगा, उसमें इन सब के बारे में हमने अच्छे से कवर किया था। मैं एक बार आपको फिर वो स्लाइड शो कर देता हूँ कि ये देखिए, ये विज्ञान के जनक इकोलॉजी शब्द किसने सबसे पहले यूज किया था, पारिस्थितिकी तंत्र में किसने यूज किया था। हाँ, इस तरह के पदछाप जो थे। फिर ये देखिए, जैव विविधता सर्वप्रथम बटलर सी रेनन ने, ऐसे करके हमने कई शब्दों को कंप्लीट किया था कि कौन किसने सबसे पहले ये शब्द यूज किया था। ये हमने पहली स्लाइड में यूज किया था, अपने दूसरी स्लाइड में ये देख लीजिएगा आप लोग, अगर पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो। चलिए अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, उसके आगे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? वो 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये एक्स्ट्रा सूचना है जो आपको, जब आप एनजीटी नाम सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये बहुत ही छोटे में लिखा गया है, मतलब छोटे में इसको स्लाइड बड़ी नहीं कर पा रहा था, कॉलम बना नहीं पा रहा था ज्यादा, तो जैसे मुझे समझ में आया मैंने लिख दिया है। आप इसको चाहे तो जूम करके देख लीजिएगा, या जाहिर सी बात है कि जूम नहीं होगा तो आप वीडियो पॉज करिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब राष्ट्रीय उद्यान है और ये हम देखेंगे क्या है, ये राज्य है। अब है कसु अ, कसु ब्रह्मनद रीड़ी कहाँ का है? वह आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का है। और कहाँ का है? वह आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद देखेंगे आप महा उसके बाद देखेंगे केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ कहाँ है? वो मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर इस समय बहुत ही कहते हैं चर्चा का विषय बना हुआ, करंट में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ 5-6 महीने से। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में केबुल लामजाओ कहाँ है? वह है मणिपुर में। अब उसके बाद देखेंगे महावीर हरिना वन स्थली श्री वेंकटेश्वर कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे मोलिंग व नल नलदहा। मोलिंग व नलदहा वह कहाँ है? वह देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अब देखेंगे डिब्रू सैखोवा डिब्रू सैखोवा, मानस, नमी नमेरी और ओरंग कहाँ है? ये असम में है। फिर है वाल्मीकि नगर कहाँ है? वह है बिहार में। उसके बाद देखिए, इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बहुत ज्यादा क्योंकि मिल गए हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, अच्छा लिखा हुआ, कोई वो नहीं है। अब है मोल, वो कहाँ का है? वो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का है। मोल नादक है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। डिब्रूगढ़ मानस जो वही पीछे वाला था वो इसमें भी आ गया है, वही मैं देख रहा था। ये असम में। वाल्मीकि नगर बिहार में है। फिर आप देखेंगे इंद्रावती व कंगन घाटी व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद देखेंगे आप राष्ट्रीय उद्यान में कि मोलेम कहाँ है? वह है गुजरात गोवा में। फिर आएगा मोलेम के बाद आपका आएगा बसंदा या गिर व ब्लैक बर्थ, ये कहाँ आएगा? आपका गुजरात में आएगा। कलेसर व सुल्तानपुर कहाँ आएगा? वो हरियाणा में आएगा। फिर ग्रेट हिमालय व पिन घाटी कहाँ आएगा? ये आपका आएगा हिमाचल प्रदेश में आएगा। फिर उसके बाद आएगा सलीम अली दाची गम हेमिस, सबसे बड़ा वह किश्तवाड़ कहाँ है? वह है जम्मू कश्मीर में। फिर आएगा बेतल कहाँ है? झारखंड में। फिर उसके बाद देखेंगे अंशी, बांदीपुर, बांदीपुर, बरनघट्टा, उपेंद्र मुख व नगरहोल राजीव गांधी, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में आपको मिलेगा। फिर आएगा अन्नाई मुड्डी, मिथि मिथिकेटम, सोला, पेरियार व साइलेंट वैली कहाँ आएगा? केरल में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साइलेंट वैली कहाँ आएगा? वह आएगा केरल में। फिर उसके बाद आप देखेंगे फोसिल फोसिल कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, संजय माधव संजय और डुबरी, ये सब कहाँ आएंगे? ये आएंगे आपके, ये बांधवगढ़, सॉरी
ये बांधवगढ़ सतपुरा कहाँ तक आएंगे, ये आप सब देखेंगे, ये आएंगे मध्य प्रदेश में। ये पूरे नाम आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फूसिल, कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, संजय, डिबरी, माधवगढ़ व सतपुड़ा कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे वो कान्हा नेशनल पार्क देखेंगे आप वहां पास। फिर उसके बाद देखेंगे आप नाव नाव नौगांव, पेंच, संजय गांधी, उसके बाद गूगामल व डूब कहाँ है, वह है महाराष्ट्र में है। फिर देखेंगे बलफ्रक व नोक्रेक कहाँ है, वह है मेघालय में। फिर आप देखेंगे उसके बाद कि मुरलेन व पवलाइन ब्लू पर्वत वो कहाँ है, मिजोरम में है। झटकी वह कहाँ है, वह नागालैंड में है। फिर भीतरकनिका व सिमलीपाल कहाँ है, वह देखेंगे आप उड़ीसा में है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वह उड़ीसा में सिमलीपाल कहाँ है और भीतरकनिका कहाँ है, वह उड़ीसा में है। अब केवलादेव, रणथंभौर और सिसका कहाँ है, वह देखेंगे राजस्थान में है। फिर देखेंगे कंचनजंगा कहाँ है, वह सिक्किम में है। कंचनजंगा पहाड़ी भी है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे गुडली, अन्नामलाई, मुथु कहते अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद देखेंगे मुतुकरी व मुद्दुमलाई, ये कहाँ है, ये आप देखेंगे तमिलनाडु में है। फिर आप देखेंगे कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी व फूलों की घाटी कहाँ है, वह देखेंगे आप उत्तराखंड में है। सबसे इंपॉर्टेंट में क्या है, फूलों की घाटी, राजा जी, नंदा देवी कहाँ है, आपको उत्तराखंड में देखने में। फिर दुधवा देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान में। उत्तर प्रदेश की अगर देंगे परीक्षा तो ये आपको ध्यान देना है यूपीपीसीएस और आरओ के लिए कि दुधवा कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, वह आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर आएगा बुक्सा, सुंदरवन, सिन्हलीला, उसके बाद नेरवा घाटी कहाँ है, यह पश्चिम बंगाल में है। इसको एक मिनट की रफ कर दें, दिखेगा नहीं, यह कहाँ है, यह आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में है। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अपने कि विश्व धरोहर अभिसमय में शामिल भारत के जैव विविधता संबंधित स्थल, यानी कि जैव विविधता से संबंधित स्थल हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वह असम में है। फिर हम देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है, राजस्थान में। फिर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हम देखेंगे, वह कहाँ है, असम में है। उसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी घाट कहाँ है, वह देखेंगे सहाद्री में है। ये देखिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पश्चिमी घाट कहाँ है, पश्चिमी घाट सहाद्री पर्वत है। सुंदरवन वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ग्रेट हिमालय पार्क वह हिमाचल प्रदेश में है। ये ध्यान रखना है कि विश्व धरोहर अभिसमय में शामिल भारत के जैव विविधता संबंधित स्थल कौन से हैं, तो वो ये हैं, जैव विविधता स्थल संबंधित ये हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देख लेंगे और उनकी स्थापना देख लेंगे और कहाँ कहाँ है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। फिर इसके साथ ही साथ अगर हम टाइगर रिजर्व देख रहे हैं तो हम एलिफेंट रिजर्व भी जरूर देखेंगे, एलिफेंट रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे भी। हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है ये भी देखेंगे, इसका लोगो भी देखेंगे। साथ ही साथ जैव विविधता के मापन की जो इकाई होती है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा होते हैं, इनको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इस तरह के हम कई और भी देखेंगे। फिर जैव विविधता ह्रास के कारण, मतलब जैव विविधता किस लिए उसकी हानि होती है, ये देखेंगे। जैव विविधता सम्मेलन, जितने अब तक के जैव विविधता पे जितने सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो पृथ्वी सम्मेलन 1952 का, बहामास सम्मेलन 1994 का, कार्टेजेना प्रोटोकॉल है चाहे 1999 का, नगोया प्रोटोकॉल हो जाए आपका 2010 का, हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन 2012। सबसे इंपॉर्टेंट में हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन के बारे में देखेंगे क्योंकि इंडिया में हुआ था 2012 में, इसके बारे में देखेंगे। फिर वन्य जीव संरक्षण के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, ये सब के बारे में देखेंगे और कुछ मानचित्र को भी देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल का नाम है केवल एग्जाम, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।